बादशाह अपनी बेटी की शादी मोर के साथ क्यों कर देता है? आइए सुनते हैं। शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें जंगल के ऊंचे ऊंचे दरख्तों से टकराकर बिखर रही थीं। चारों तरफ सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी और कहीं दूर किसी जंगली जानवर की हल्की दहाड़ गूंज रही थी। लेकिन इन सब के दरमियान जंगल की एक पगडंडी पर दो साएं लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। एक मर्द और एक औरत। मर्द के कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर गर्द जम गई थी और आंखों में गुस्से और गम का अजीब सा मिला जुला रंग था। औरत की हालत भी कुछ कम नहीं थी, थकी हुई, कांपती हुई और चाल जैसे बस किसी तरह खींच रही हो। और जब दोनों चलते चलते एक भारी तने वाले पेड़ के नीचे आकर गिरे तो जैसे सारा जिस्म थक हार कर खामोश हो गया। यह बादशाह था और उसके साथ थी उसकी मल्लिका। शाही लिबास का कोई निशान बाकी नहीं था। अब वह बस दो इंसान थे, भूख से बेहाल, प्यास से तपते हुए, थकावट से टूटे हुए। शायद महल में गद्दारी हुई थी, किसी ने अंदर से चुपचाप हमला करवा दिया। बादशाह को जब खबर लगी तो बहुत देर हो चुकी थी। तख्त, ताज, दौलत, वफादारी सब एक ही रात में किसी गड्ढे में गिर गए थे और वह दोनों जो कभी हजारों सिपाहियों के झुंड में चलते थे, अब जंगल की सन्नाटी में बेबस पड़े थे। ऊपर उसी दरख्त पर एक नज्म सी खामोशी में एक बड़ा शानदार मोर बैठा था। लेकिन यह मोर कुछ अलग था। उसकी आंखें बहुत तेज थीं, जैसे हर चीज को समझ रही हो। उसने इन दोनों को देखा, उनके कांपते हाथ, सूखे होंठ और वो खामोश सी सिसकी जो मल्लिका की आंखों से निकली थी, और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। वो मोर इधर उधर देखने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। थोड़ी दूर पर एक टूटी हुई मिट्टी की हांडी पड़ी थी। शायद किसी शिकारी औरत की छूटी हुई मोर अपनी चोंच और पंजों से बड़ी मुश्किल से उसे उठाता है। हांडी को खींचते हुए वह नदी किनारे तक पहुंचता है। नदी का पानी साफ था, मगर बहाव तेज था। मोर फिसलता है, लड़खड़ाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो चोंच से हांडी में पानी भरता है, फिर पंजों में उसे संभाले किसी मेहनतकश मजदूर की तरह दोबारा जंगल की उस पगडंडी की तरफ बढ़ता है। जब वह पहुंचता है तो बादशाह आधा होश में है। उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन धुंधली हैं। उसका हलक सूख चुका है, सांसें लड़खड़ा रही हैं। वो जब पानी की हांडी देखता है तो उसकी आंखों में जैसे रोशनी सी भर जाती है। वो कांपते हाथों से हांडी थामता है, घूंट घूंट करके पानी पीता है, फिर मल्लिका को जगाता है और हौले से पानी उसके होंठों तक ले जाता है। दोनों जिंदा हो उठते हैं, जैसे इस मोर ने उनकी जान बचा ली हो। अब उनकी निगाहें उसी मोर पर हैं जो पास बैठा उन्हें देख रहा है। एक पल को कोई कुछ नहीं कहता, फिर बादशाह की फटी हुई आवाज निकलती है, तू कौन है? मोर कुछ नहीं कहता, बस अपनी गर्दन मोड़ता है और धीमे धीमे जंगल की गहराई में चला जाता है। लेकिन उस दिन कुछ टूटता नहीं, कुछ जुड़ता है। वह मोर जो नजर आया था, वह बस एक परिंदा नहीं था। वो था इस जंगल का पहला इशारा, एक सफर की शुरुआत जिसका अंजाम किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। कुछ देर बाद मोर वापस आ गया। रात हो चुकी थी और रात का सन्नाटा अब थोड़ी नरमी में बदल रहा था। कभी कभी दूर कहीं से उल्लू की आवाज सुनाई देती थी और कभी पत्तों की खड़खड़ाहट में जैसे कोई आहट सी महसूस होती थी। लेकिन इस वीरान जंगल की उस ठंडी जमीन पर, जहां कल तक सिर्फ बेहोशी और बेबसी थी, आज एक छोटा सा काफिला टिका हुआ था, बादशाह और मल्लिका के पास। अब उजाले की हल्की उम्मीद थी। वो लोग एक झोपड़ी जैसी चीज के अंदर लेटे हुए थे। आग जल रही थी, जिसकी आंच से हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही थी। वहीं थोड़ी दूर एक किनारे पर मोर चुपचाप बैठा हुआ था। मोर के पास कोई जंजीर नहीं थी, कोई रस्सी नहीं, लेकिन फिर भी वह वहीं था। उसी जगह, उसी खामोशी में कुछ ही देर बीती थी कि झाड़ियों के पीछे से हल्की आवाजें आने लगीं। हथियारों की खनखनाहट, घोड़ों की टापें और कुछ रोशन चिरागों की लौ। बादशाह के वफादार सिपाही थे। उनकी आंखों में राहत थी, मगर माथे पर अब भी तनाव। उन्होंने जैसे ही बादशाह को सही सलामत देखा, सबके चेहरे पर एक सुकून सा उतर आया। बादशाह सलामत, एक सिपाही ने आगे बढ़कर कहा, गद्दारों को काबू में कर लिया गया है। महल अब आपके ताज का फिर से मुंतजिर है। जो लोग आपके खिलाफ थे या तो गिरफ्त में हैं या भाग चुके हैं। बादशाह ने चुपचाप मल्लिका की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया, एक लंबी सांस लेकर कहा, अच्छा किया, मगर अब रात हो चुकी है, जंगल की ठंडी बढ़ रही है। चलो, सवेरा होते ही रवाना होंगे। यहां खेमे लगाओ।
उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, और उस परिंदे के लिए भी एक बेहतरीन बिस्तर लगाओ। उसने हमारी जान बचाई है, हम उसे खाली नहीं जाने देंगे। सिपाही थोड़े हैरान हुए, मगर सर हिलाकर तामील में लग गए। कुछ ही देर में वहां तंबू गड़ गए, आगें जलने लगी और मोर के लिए एक मुलायम सी जगह तैयार कर दी गई। सूखे पत्तों, रेशमी कपड़ों और एक पत्थर की ओट में मोर अब भी कुछ नहीं बोलता था, मगर उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी थी। सुबह की पहली किरण जब दरख्तों से छनकर जमीन पर पड़ी, तो जैसे पूरे जंगल की खामोशी में हरकत आने लगी। बादशाह तैयार हो चुका था, सिपाही उसके चारों तरफ थे। मल्लिका भी अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ खड़ी थी। रवानगी से ठीक पहले बादशाह ने अपने सबसे करीबी सिपाही से कहा, इस मोर को भी साथ लो, ये कोई मामूली परिंदा नहीं है। शायद हमारी जिंदगी में इसने कुछ ऐसा जोड़ दिया है जो हमें समझ नहीं आता, लेकिन महसूस होता है। सिपाही चला और मोर के पास गया। मोर ने खुद को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की, ना उड़ा ना डरा, बस उठकर चलने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पुराना दोस्त किसी अजनबी काफिले में बगैर दावत के शामिल हो रहा हो। इस तरह वह काफिला बादशाह, मल्लिका सिपाही और अब एक मोर जंगल से निकल पड़ा। रास्ते में बहुत कुछ था, घने जंगल, उबड़ खाबड़ रास्ते, नदियों के किनारे और बीते हुए लम्हों की परछाइयां, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जो सबसे खामोश था वही आगे चलकर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा किरदार बनने वाला था, वही मोर। खैर, अब लोग महल पहुंचे। महल की फिजा बदल चुकी थी। जैसे ही बादशाह का काफिला महल के ऊंचे बड़े दरवाजों से दाखिल हुआ, चारों तरफ जीत की आवाजें गूंज उठीं। लोगों की आंखों में राहत थी और कुछ चेहरों पर पछतावे की परछाई भी। महल का आंगन फूलों से भर गया। सारे वजीर, सिपह सालार और दरबारी आदाब कर रहे थे। बादशाह ने थमे हुए कदमों से अंदर जाना शुरू किया। मल्लिका उसके साथ थी। मोर उनके बिल्कुल पीछे पीछे बड़ी देगें पक रही थीं। झूमर रोशन थे और फर्श पर मोटे रेशमी गलीचों की कतारें लग चुकी थीं। तख्त की तरफ बढ़ते हुए बादशाह की नजर बार बार उस मोर पर जा रही थी जो बिल्कुल उनके कदमों से कदम मिलाकर चल रहा था। ना कोई डर, ना कोई झिंझक। बादशाह तख्त पर बैठा, पूरे महल ने तालियों से उसका इस्तकबाल किया। थोड़ी देर बाद जब भीड़ छंटने लगी और महल की रफ्तार फिर से नरम होने लगी, बादशाह ने एक खास बात की तरफ इशारा किया। इस मोर के लिए एक खूबसूरत पिंजरा बनवाओ, उसने दरबारी से कहा, जिसमें यह आराम से रह सके। सोने की सलाखें हों, रेशमी झूले और एक छोटा सा हौज जिसमें यह नहा सके। दरबारी ने सर हिलाया, कागज निकालकर यह सब लिखने लगा, मगर वहीं जमीन पर बैठा मोर, जो अब तक एकदम खामोशी से सब देख रहा था, बिल्कुल उसी लम्हे में अपनी पंखों को फैलाकर जोर से फड़फड़ाने लगा। पूरा महल चौंक गया। सिपाही आगे बढ़ने ही वाले थे कि बादशाह ने हाथ उठाकर रोक दिया। मोर अब धीरे धीरे बादशाह की तरफ बढ़ा और बादशाह के सामने रखे पुराने जमाने के कागज और स्याही की दांत की तरफ बढ़ा। बादशाह के पास उस वक्त एक छोटा सा मसनद रखा हुआ था, जिस पर वह कभी कभी अपने हाथ से खत वगैरह लिखा करता था। मोर ने अपनी चोंच उस कलम में डुबाई और बेहद इत्मीनान से कागज पर लिखना शुरू कर दिया। बादशाह की आंखें फैल गईं। दरबारी कांपने लगा। मल्लिका आगे बढ़कर देख रही थी। एक मोर और यह हुनर, कुछ ही लम्हों में कागज पर यह अल्फाज उभर आए, मैं कोई आम परिंदा नहीं हूं। जिस तरह महल इस इंसान बादशाह के रहने लायक है, वैसा ही महल मेरे लिए भी होना चाहिए। मैं पिंजरे में या किसी घोंसले में नहीं रहूंगा। अगर मुझे मेरा महल नहीं मिला, मैं अभी चला जाऊंगा। बादशाह ने कागज उठाया। उसका चेहरा बदला नहीं था, मगर आंखों में हैरत थी। वो मोर की तरफ देख रहा था, जैसे पहली बार देख रहा हो। यह क्या है? वो धीमे से बुदबुदाया। यह परिंदा सिर्फ परिंदा नहीं है, वह सोच रहा था। कोई तो राज है, कोई तो वजह है इस मोर के इस अंदाज की। मगर अभी कुछ पूछने या समझने का वक्त नहीं था। पूरा महल सन्न हो चुका था। मोर अब चुपचाप बादशाह के सामने बैठा था। ना कोई फड़फड़ाहट, ना कोई हरकत, बस उसकी आंखें उसके लफ्जों से भी ज्यादा बोल रही थीं। बादशाह अब भी तख्त पर बैठा था, लेकिन दिल के अंदर कुछ हलचल थी। उसके सामने कागज पर मोर के अल्फाज अब भी खुले हुए थे और एक परिंदे की खामोश लेकिन काबिल इज्जत मांग गूंज रही थी। हर कोने, हर दीवार, हर सांस में थोड़ी देर तक महल की हवा में सन्नाटा पसरा रहा। फिर अचानक बादशाह ने गौर से मोर की तरफ देखा
और एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। वो मुस्कुराहट जिसमें ताजगी भी थी, हैरानी भी और एक तरह की कदरदानी भी। अगर तू पिंजरे का मोहताज नहीं है, बादशाह ने नरम आवाज में कहा, तो फिर तुझे पिंजरे में रखना जुल्म होगा। वो उठा, तख्त से नीचे उतरा और मोर के करीब आकर खड़ा हो गया। मैं तुझे अपना एक महल देता हूं। जैसे मेरे रहने की जगह है, वैसी ही तेरी भी होगी, क्योंकि तूने साबित कर दिया है तू परिंदा जरूर है, मगर तेरे अंदर इज्जत का वह हौसला है जो बहुत से इंसानों में नहीं होता। दरबारी हैरान थे। कुछ दरबारी मन ही मन बुदबुदाने लगे, यह बादशाह किसी परिंदे को अपना महल दे रहा है। मगर किसी की हिम्मत ना हुई कुछ कहने की, क्योंकि बादशाह की आंखों में पहली बार मोर के लिए मोहब्बत से बढ़कर एक एतबार झलक रहा था। शाम होते होते बादशाह ने अपने महल से जरा हटकर एक पुराना मगर आलीशान महल मोर के लिए ताज़ा करवाने का हुक्म दिया। उस महल में रेशमी पर्दे, चमकते झूमर, संगमरमर की सीढ़ियां और एक फव्वारा लगाया गया जिसमें हर वक्त मीठा पानी बहता रहता। हर सुबह महल के बाग में ताज़ा फूल रखे जाते, हर दोपहर मोर के लिए छांव और ठंडा पानी तैयार किया जाता और हर शाम उसकी बालकनी से सूरज को ढलते हुए देखा जाता। मोर अब उस महल में अकेला नहीं लगता था। वो वहां शान से रहता, लेकिन कभी कभी बालकनी से बाहर देखता, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो, जैसे किसी आने वाले का इंतजार कर रहा हो। बादशाह अक्सर अपने महल से निकलकर उस मोर के महल की तरफ चला आता, कभी तन्हा, कभी मल्लिका के साथ वो मोर से बातें करता। मोर अब भी चुप ही रहता, मगर उसकी आंखों में जो जवाब होते वह किसी जुबान से कम न थे। कुछ ही दिनों में पूरे मुल्क में यह बात फैल गई, बादशाह ने एक मोर को महल दे दिया है। लोग हैरान थे, परेशान थे, मगर बादशाह बेपरवाह था। जो वफादार हो, जो समझदार हो, जो एहसान करने वाला हो, उसे महल देना पागलपन नहीं, इंसाफ है। यह अल्फाज अब महल की दीवारों से टकराकर मुल्क के कोने कोने में जा पहुंचे। मगर मोर के अंदर कुछ था जो अब भी अधूरा था। उसके फाख्ता जैसे पंखों में एक बेचैनी थी। हर शाम वह बालकनी पर आकर बैठता, नीचे देखता और कुछ देर बाद वापस अंदर चला जाता, जैसे किसी की आहट सुनने की आदत सी हो गई हो। हर सुबह सूरज की पहली किरण महल की बालकनी पर गिरती और उसी वक्त मोर अपने बिस्तर से उठकर शानदार सीढ़ियों से नीचे उतरता, अपने पंखों को धीरे से समेटता और बादशाह के महल की तरफ रवाना हो जाता। दरबार भर चुका होता, वजीर, अमीर, सिपाह सालार सब हाजिर होते। बादशाह अपने तख्त पर होता, मगर मोर हर रोज एक खास सीट पर जा बैठता। वो सीट जो हमेशा वजीर आम के लिए मुकर्रर थी, अब मोर के लिए महफूज हो गई थी। कोई कुछ कहता नहीं, क्योंकि मोर अब एक परिंदा नहीं रहा था, वो एक सलाहकार बन चुका था। दरबारियों की निगाहें हर रोज उसी मोर पर टिक जाती। वह बड़ी तसल्ली से बैठता, अपने गर्दन को एक तरफ झुकाकर हर हुक्मनामे को सुनता, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बूढ़ा हकीम मसले का जायजा ले रहा हो। और जब भी बादशाह कोई ऐसा फैसला सुनाता जिसमें जल्दबाजी या गलती का अंदेशा होता, तो मोर अपनी जगह से उठता, पास रखा हुआ कलम कागज अपनी चोंच में लेता और चुपचाप एक छोटा सा पर्चा लिखकर बादशाह के सामने रख देता। बादशाह के साथ पहली दफा जब यह वाकया हुआ तो उसने कागज खोला, पढ़ा और सन्न रह गया। मोर ने लिखा था, ऐसा ना कर बादशाह, यह फैसला अगर तू आज सुनाएगा तो कल तेरे ही लोग तुझसे सवाल करेंगे। इंसाफ वही होता है जिसमें दोनों तरफ की बात सुनी जाए। बादशाह ने उस दिन फैसला बदल दिया और तब से यह रिवायत बन गई। हर बड़ा फैसला मोर की नजर से भी गुजरता। धीरे धीरे मोर ने ऐसे कई मौके पर बादशाह को रोक लिया। कभी गैर मुजरिम को सजा मिलने से बचा लिया, कभी जालिम की चालाकी को सामने लाकर उसे बेनकाब कर दिया। दरबारी अब मोर से डरने लगे थे। कुछ कहने से पहले वह इधर उधर देखते, कहीं मोर पास तो नहीं बैठा। मल्लिका ने एक रोज बादशाह से कहा, तुम्हें यह परिंदा कुछ ज्यादा ही करीब हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुम्हारी नहीं इसकी बात मानने लगे। बादशाह मुस्कुराया, अगर लोग इसकी बात मानते हैं तो शायद वह मेरी सल्तनत को ज्यादा देर तक बचा सकें। लेकिन मोर की खामोशी में अब भी कोई तड़प थी। वो काम तो करता था, मगर उसके पंखों में नमी रहती थी। शाम ढले जब पूरा दरबार खाली हो जाता, वो अक्सर तख्त के पास बैठकर एक लंबी सांस भरता और फिर उसी खाली कागज को देखता रहता, जैसे उस पर किसी नाम, किसी वजह या किसी चेहरे को ढूंढ रहा हो। वह मोर अब सिर्फ तख्त का साथी नहीं रहा था,
उसके पंखों में एक अजीब सी बेचैनी भर गई थी। सुबह होते ही दरबार जाना, फैसलों पर नजर रखना, यह सब अब उसकी आदत थी, मगर दिल अब किसी और तवज्जो की तलाश में था। एक दिन जब वह यूं ही महल के बाग में घूम रहा था, गुलाबों की क्यारियों के बीच से उड़ता हुआ एक ऊंची मीनार की तरफ गया, जहां एक झनी सी जाली वाली खिड़की से हल्का सा पर्दा हिल रहा था। मोर की नजर वहां ठहर गई और अगले ही लम्हे उसकी सांसें रुक गई। शहजादी महश, साफ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, पलकों के नीचे जैसे कहानियां छुपी हों, नजाकत ऐसी कि जैसे कोई रेशम हवा में तैर रहा हो। उस वक्त वह आईने में अपना चेहरा देख रही थी। काले बालों को संवारे जा रही थी, जैसे कोई नज्म खुद को अल्फाज पहना रही हो। मोर खिड़की की मुंह ढेर पर आ बैठा, धीरे धीरे गर्दन झुकाई और उसे बस देखता रहा। वह लम्हा एक खामोश मुशायरा बन गया था, जहां सिर्फ नजरों की शायरी चल रही थी। फिर यह रोज का मामूल बन गया। अब जब भी शहजादी अपने कमरे में होती, आईने के सामने बैठी होती, मोर कहीं ना कहीं आसपास जरूर होता, कभी खिड़की के मुंह ढेर पर, कभी पर्दे के पीछे, कभी दरवाजे की ओट में। शहजादी को कुछ महसूस होता, जैसे कोई है, कोई नजदीक, कोई जिसे वह देख नहीं पा रही, मगर उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही है। एक दिन जब वह आईने में अपनी बालियां पहन रही थी, उसने साफ साफ देखा, पीछे कोई हल्का सा साया, एक छाया सा चेहरा, एक सरसराहट, जैसे कोई बस देखने आया हो और चला गया। वो पलटी, कोई नहीं था। शहजादी महश अब उलझन में थी। उसने अपनी सखियों से पूछा, क्या मेरे कमरे के पास कोई आता जाता है? कोई परिंदा, कोई अजनबी? सखियों ने हंसकर कहा, नहीं तो शहजादी साहिबा, हाँ, एक मोर जरूर महल में घूमता है जो थोड़ा अजीब है, शायद वही हो। अब मोर हर रोज उसी वक्त आता, जिस वक्त शहजादी अपने कमरे में होती। वो खिड़की से झांकता, उसे निहारता। फिर जब शहजादी पलटती, गायब हो जाता। शहजादी की तन्हाई अब तन्हा नहीं रही थी। वह कभी खिड़की के पास बैठी रह जाती, कभी किसी किताब के पन्नों पर उस मोर की कल्पना करने लगती। उसे यह तो नहीं मालूम था कि वह कौन है, मगर उसका एहसास अब उसकी धड़कनों का हिस्सा बन गया था। एक दिन वह अपनी सहेली से बोली, तूने कभी किसी परिंदे की आंखों में देखा है? जैसे उनमें कोई बात छुपी हो, जैसे कोई कहानी सुनाने को बेकरार हो। शहजादी को नहीं पता था कि उस मोर की आंखों में सिर्फ एक नाम बस गया है। महाविश अब मोर तख्त से ज्यादा उस खिड़की की तरफ खींचने लगा था, और यह बात बादशाह की नजरों से भी छुपी ना रही। एक दिन उसने मलिका से कहा, मुझे यह मोर कुछ ज्यादा ही खामोश और गैर मामूली लगता है, जैसे कोई राजली फिरता है। अगले दिन शाम का वक्फ था। सूरज अपने सुरमई साए समेट रहा था और महल की दीवारों पर हल्की हल्की परछाइयां पड़ रही थीं। शहजादी महविश, जो पिछले कई दिनों से बस एक ही परिंदे के ख्याल में डूबी हुई थी, आज अचानक अपने बाबा बादशाह के सामने आई और बोली, बाबा जान, मुझे उस मोर से मिलना है जो आपके साथ जंगल से आया था। क्या मैं उसके महल जा सकती हूं? बादशाह कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, वो मोर कोई मामूली परिंदा नहीं है बेटा, मगर अगर तुझे उससे मिलना है तो जरूर जाओ। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया। चंद वफादार सिपाही और कुछ हसीन सखियां शहजादी के साथ उस मोर के महल की तरफ रवाना कर दिए गए। मोर के महल की सीढ़ियां संगमरमर की थीं। फर्श पर रंगीन कांच की जाली से धूप छन छन के गिर रही थी। दीवारों पर बेल बूटे नहीं, परों की तस्वीरें बने हुए थे। छत से लटकते झूमर नहीं, पंखों से बने नाजुक लट्टू थे, और सबसे ऊपर एक ऊंचा सा आसन, तख्तनुमा, जहां मोर अपनी गर्दन ऊंची की शान और सुकून के साथ बैठा था। जैसे ही शहजादी और उसकी सहेलियां अंदर दाखिल हुईं, मोर की नजर सीधे महविश पर पड़ी। एक लम्हा तो उसकी आंखों ने देखना बंद कर दिया, बस महसूस करने लगी। शहजादी मुस्कुराई। मोर के दिल ने पहली बार कोई मुस्कान अपने लिए महसूस की। मोर फौरन नीचे उतरा, बोल नहीं सकता था, मगर उसकी चाल, उसकी गर्दन की हलचल, उसकी आंखें, सब कुछ बोल रहे थे। उसने पास पड़े पुराने लकड़ी के तख्ते को अपनी चोंच से खींचा, फिर अपनी नुकीली चोंच से उस पर कुछ लिखा। पास खड़े एक खास आदमी ने पढ़कर कहा, मोर बादशाह कह रहे हैं कि शहजादी के लिए मीठा शरबत और दस्तरखान तैयार किया जाए। कुछ ही देर में महविश और उसकी सखियां रंग बिरंगे गिलासों में शरबत पी रही थीं। ताजा मेवे और बर्फ में लिपटे फूल सामने थे। मोर एक कोने में बैठा उन्हें देख रहा था। हर लम्हा उसकी आंखें बस महश पर टिकी थीं। शहजादी हैरान थी।
यह मोर, इसको तो इंसानों की तरह आदाब मालूम है। यह हमारी तरह सोचता है और महसूस भी करता है। मोर ने फिर से तख्ती उठाई और लिखा, क्या शहजादी मेरे महल को देखना पसंद करेंगी? शहजादी मुस्कुराई। सिर हिलाकर हामी भरी मोर ने पूरे महल की सैर करवाई। हर कमरे में एक नफासत, एक तमीज थी। दीवारों पर ना कोई तस्वीर थी, ना कोई आईना, बस कुछ अधूरे अल्फाज, कुछ पुराने पंख और एक छोटी सी खिड़की, जहां से रोजाना सूरज की पहली किरण सीधे एक हरे पर्दे पर गिरती थी। यह पर्दा हर सुबह उठ जाता है और वहीं से मैं पहली बार तुम्हें देखा करता था। ऐसा कुछ मोर ने नहीं कहा, मगर उसकी आंखों ने कह दिया। महश चलती रही, देखती रही, और मोर उसका साथ देता रहा, एकदम चुपचाप, मगर उसकी हर चाल में एक तमीज थी, जैसे किसी बादशाह की हो। आखिरकार शहजादी जाने लगी। वह मुस्कुराई, सर हिलाया और धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। मोर वहीं तख्त के पास खड़ा रहा। चलते चलते शहजादी ने एक बार पलट कर देखा। मोर अब भी उसे ही देख रहा था। उस नजर में एक सवाल था, क्या फिर आओगी? और शहजादी की पलकों में एक जवाब, शायद बहुत जल्द। अब महवेश के दिल में वह परिंदा बस गया था और मोर के तख्त पे अब सिर्फ उसके पंख बैठते थे। दिल तो कहीं और ही टिक चुका था। दिन अब ऐसे गुजरने लगे थे जैसे वह मोर और शहजादी कभी अजनबी थे ही नहीं। हर सुबह शहजादी महविश अपने महल की खिड़की खोलती और कुछ पल बाद मोर वहां पेड़ की डाल पर बैठा नजर आता। कभी कुछ फूल लाकर गिरा देता, कभी जमीन पर चोंच से अल्फाज बनाता, और कभी बस चुपचाप बैठे उसे देखता रहता। महविश अब उसे एक परिंदा नहीं, बल्कि एक अजीब सा हमदर्द मानने लगी थी, जो कभी कुछ कहता नहीं था, मगर बहुत कुछ महसूस करा देता था। फिर एक दिन महविश अपने बाग में अकेली बैठी थी। हवा में गुलाब की खुशबू थी और माहौल में एक अजीब सी नरमी मोड़ धीरे धीरे उसके पास आया। उसने अपने नाजुक पंजों में पकड़ी एक छोटी सी मोड़ी हुई पर्ची शहजादी के हाथ में रख दी और बिना कुछ कहे थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। महश ने चौंक कर पर्ची खोली। कागज पर बस 2 जुमले लिखे थे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यकीन करो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूं। उसके हाथ कांपने लगे, चेहरे से रंग उड़ गया। आंखें कुछ देर तक कागज पर जमी रहीं, मानो हर लफ्ज को दोबारा पढ़ना चाह रही हो, यह यकीन करने के लिए कि कहीं कुछ गलत नहीं पढ़ लिया। शादी एक मोर, यह तो बस एक परिंदा था जो थोड़ा अलग था, थोड़ा समझदार, मगर आखिर था तो परिंदा ही न। महविश के दिमाग में सवालों की आंधी चल रही थी। क्या यह मजाक है? क्या यह किसी की तरकीब है? या फिर इस मोर के पीछे कोई और ही कहानी छुपी है? लेकिन जितनी देर वह सोचती रही, उतनी देर तक मोर चुपचाप दूर बैठा उसकी आंखों का रंग पढ़ने की कोशिश करता रहा। ना कोई उम्मीद दिखाई दी, ना कोई शिकवा, बस बैठा रहा, जैसे कोई चुपचाप इंतजार करने वाला लड़का होता है जो जानता है जवाब अभी नहीं मिलेगा, मगर कभी तो मिलेगा। महश ने पर्ची को तय किया, धीरे से अपने आंचल में रखा और कुछ नहीं कहा। ना बस उठी और अपने महल की तरफ चल दी। रास्ते भर उसका दिल अजीब उलझनों में था। ये मोर ऐसा क्यों है? क्यों हर बार यह मुझे इंसानों से ज्यादा समझ आता है? क्या वाकई इसका दिल है? और अगर है तो क्या उसमें मेरे लिए जगह भी है? उस रात महश बहुत देर तक जागती रही, आईने में खुद को देखती रही, और अचानक ख्याल आया, अगर यह परिंदा सच में मुझे चाहता है और अगर इसके जज्बात सच्चे हैं तो मैं कौन होती हूं? इन्हें झुठलाने वाली अब बात मोर की चाहत से आगे निकल चुकी थी। अब महविश का दिल भी सवाल करने लगा था, क्या सच में यह सिर्फ एक मोर है? जब यह खबर बादशाह तक पहुंची तो उसके दिल में एक तूफान सा आ गया। एक वफादार और समझदार मोर जो कभी जंगल के कोने में बेमुरवत था, अब शहजादी की तरफ अपनी दिलचस्पी बढ़ा चुका था। बादशाह को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने हमेशा अपने दरबार में अपने फैसले पर सख्त कंट्रोल रखा था, मगर इस मोर का ऐसा इजहार उसके लिए एक बेहद अजनबी और काबिले सूरत नहीं थी। अगले दिन सुबह बादशाह ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही को बुलाया। वह मोर के महल की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था। कदम कुछ भारी थे, जैसे मन में कोई गम छिपा हो। बादशाह खुद को समेटकर मोर के महल की तरफ बढ़ा। वह नहीं चाहता था कि कोई और जानकर यह फैसला करे, इसलिए उसने सिपाहियों को दूरी बनाए रखने का हुक्म दिया। मोर अपने महल के सिरे पर बैठा था, जैसे हमेशा बैठा रहता था। अपने ही नशे में चूर, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ मोर को आते देख वो उठा। बादशाह के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा था,
जो जल्दी ही बहुत ज्यादा गुस्से में बदलने वाला था। तुम्हें याद है ना? बादशाह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुमसे हमेशा बराबरी का बर्ताव किया, लेकिन तुमने मेरी बेटी से शादी की पेशकश क्यों की? मोर ने एक लंबी चुप्पी साधी। वह बिना जवाब दिए सिर्फ एक हल्की सी फड़फड़ाहट करता रहा। फिर अचानक उसने अपनी चोंच से एक पर्ची निकाली जो उसने एक खास अंदाज में लिखा था। वह पर्ची बादशाह के सामने रख दी। बादशाह ने पर्ची को खोलकर पढ़ा, फिर उस पर चुपचाप नजर डाली, जैसे वह उसकी तौहीन कर रहा हो। मोर की यह चुप्पी गहरी चुप्पी थी, जो बादशाह के भीतर की खामोशी को भी बढ़ा रही थी। तभी मोर ने अपनी चोंच से बादशाह का खंजर निकाला। बादशाह के कंधे पर वह खंजर रखकर एक गहरी आवाज में कहा, मैं शहजादी महश को हमेशा खुश रखूंगा। अगर तुम मेरी शादी पर रजामंद नहीं हुए तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा कि तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। यह हर लफ्ज बादशाह के कानों में जैसे घुंघरू की तरह बज उठे। उसने मोर को हैरान होकर देखा। मोर की आंखों में एक अजीब सी सख्ती और तेजी थी, जैसे वह कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा हो। साथ ही साथ उसके पंखों की फड़फड़ाहट ने बादशाह के दिल को बेतहाशा झोड़ दिया। तुम क्या कर रहे हो? बादशाह ने गुस्से से कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मोर ने नजरें नीची की, फिर उसी खंजर को एक और झटका दिया। हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूं, क्योंकि मैंने फैसला किया है, तुम मेरी शहजादी से शादी करो, वरना तुम्हें उसकी खुशहाली की कीमत चुकानी होगी। बादशाह चुप था। उसके चेहरे पर सोच के जज्बात थे। वो जानता था कि इस मोर की बातों में कुछ सच्चाई जरूर है। मोर जो कभी सिर्फ एक परिंदा था, आज उस जगह पहुंच चुका था जहां से उसे हरा पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं लग रहा था। बादशाह ने सिर हिलाया, फिर धीरे से कहा, मुझे कुछ वक्त दो, मैं घर लौटकर इस पर सोच विचार करूंगा। यह लफ्ज सुनकर मोर ने अपनी चोंच को नीचे किया और फिर बादशाह से कहा, तुम इसमें देर से मत करना। अगर मेरी बात पर तुम जल्दी नहीं आए तो मेरा गुस्सा तुम नहीं झेल सकोगे। बादशाह ने एक गहरी सांस ली और मोर के सामने से रुखसत हुआ। उसका दिल भारी था, लेकिन उसे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह कदम दर कदम महल की तरफ बढ़ने लगा, मगर उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या वह सच में अपनी बेटी के सामने अपने फैसले को बदलने की ताकत रखता है? रात का वक्त था और बादशाह का दिल भारी था। उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। एक तरफ उसकी बेटी महविश, जिसके बारे में उसे सबसे ज्यादा फिक्र थी, और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी, जिसमें मोर की धमकी और उसकी धमकियों के बीच आकर एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। बादशाह के दिल में अब यह ख्याल था कि शायद अपनी जान दे दे, लेकिन अपनी बेटी की शादी उस मोड़ से कभी ना होने दे। बादशाह महल की छत से बाहर देख रहा था। चांद की रोशनी में महल की दीवारों का साया बहुत ही नरम और सुकून देने वाला था, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। हर बार जब वह शहजादी महविश को देखता, उसे लगता कि वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के किनारे खड़ा है। वो सोचता था, क्या मुझे अपनी बेटी का मुस्तकबिल बचाने के लिए अपनी जान देनी होगी? तभी बादशाह ने फैसला किया कि अब उसे अपनी बेटी से बात करनी चाहिए। वह सीधा शहजादी महविश के कमरे में गया। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी और उसकी आवाज में वह ठहराव था जो कोई गंभीर फैसले से पहले महसूस करता है। बेटी महविश ने देखा कि उसके अब्बा परेशान हैं। उसकी आंखों में एक ऐसी बेचैनी थी जैसे वह किसी बुरे ख्वाब से जागा हो। शहजादी ने अब्बा को अपने पास बैठने का इशारा किया। बाबा, आप ठीक तो हैं? उसने प्यार से पूछा। बादशाह ने धीरे से कहा, बिल्कुल ठीक नहीं हूं बेटी। कुछ ऐसा हो गया है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। महश उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। बादशाह ने सारा माजरा उसे बता दिया कि कैसे मोर ने उसे धमकी दी और उसकी शादी की बात रखी। उसने मुझे धमकी दी है, महश बादशाह ने कहा। अगर मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करूं तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी जान देनी होगी, लेकिन तुम्हारी शादी उससे नहीं होनी चाहिए। महश ने अपने अब्बा की आंखों में देखा। उसे समझ आ गया कि उसके बाप कितना परेशान है। उसका दिल दहल गया, क्योंकि वह जानती थी कि अब्बा की जान का खतरा इस खेल का हिस्सा था। वह सोचने लगी कि क्या वह सचमुच अपने बाप को इस खतरनाक मुसीबत में डालने दे सकती है। बाबा, उसने धीरे से कहा,
आपको अपनी जान का खतरा नहीं उठाना चाहिए। अगर मोर ने आपको धमकी दी है तो मैं उसे खुशी से अपनी शादी के लिए मान लूंगी। बादशाह का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने अपनी बेटी को बड़े प्यार से देखा। क्या तुम सच में मेरी बात समझ रही हो महावेश? मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अगर तुम मुझसे कहोगी कि यह शादी करनी है तो मैं अपनी जान की कीमत पर भी तुम्हारी खुशी बरकरार रखूंगा, लेकिन मोर से तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। महावीर ने सिर झुका लिया, फिर धीरे से कहा, बाबा, मैं समझ सकती हूं कि आपके लिए क्या सही है। आपकी जान से बढ़कर मेरी खुशी कुछ भी नहीं है। अगर मुझे मोर से शादी करनी पड़े तो मैं तैयार हूं, ताकि आप जिंदा रहें और हमारी सल्तनत सलामत रहे। बादशाह के दिल में अचानक एक सुकून आया। महश की बातें सुनकर उसे लगा कि शायद उसने सही रास्ता चुन लिया। उसने अपनी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, तुम बहुत समझदार हो बेटा। तुम्हारी कीमत के बदले मैं जान दे सकता हूं, मगर मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तुमने अपने बाप के लिए जो कीमत चुकाई है वह मैं कभी नहीं भूल सकता। महविश मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में वह गहरी परेशानी थी जो बादशाह की आंखों में थी। वह जानती थी कि उसकी शादी का फैसला एक बड़ा कदम था, लेकिन उसने अपने अब्बा की जिंदगी को बचाने के लिए यह कदम उठाया था। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, कल हम मोर के पास जाएंगे। अब मैं उसे कुछ समझाऊंगा और तुम्हारी शादी की मंजूरी दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भरोसा रखना होगा कि यह हमारे लिए जरूरी है। महश ने सिर झुका लिया और कहा, बिल्कुल बाबा, मैं जानती हूं कि आप जो भी करेंगे वह हमारे भले के लिए करने की कोशिश होगा। इसके बाद मोर और शहजादी की शादी हो गई। शादी के बाद से महल में एक अजीब सी चुप सी छाई हुई थी। जैसे ही शहजादी महश और मोर की शादी हुई, उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वह कुछ अलग ही नजर आने लगी थी। हर सुबह जैसे सूरज की रोशनी महल की दीवारों पर पड़ती, महविश की आंखों में भी एक नई चमक आ जाती। पहले जैसी उदासी और डर उसकी आंखों से गायब हो चुका था। हर रोज उसके चेहरे पर एक मुस्कान रहती जो सबको हैरान कर देती। सब लोग पूछते, यह कैसे हुआ? मोर से शादी के बाद शहजादी इतनी खुश कैसे हो सकती है? यह सवाल महल के गलियारों में घूम रहा था, लेकिन शहजादी की खुशी के पीछे क्या राज था, कोई नहीं जानता था। लेकिन शहजादी की मां रानी इस खुशी से थोड़ी चौंकी हुई थी। वो दिन रात यही सोचती रही कि बेटी ने मोर से शादी क्यों की। क्या वह सचमुच खुश है या कोई और बात है? रानी को यह शादी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उसे लगा शायद शहजादी को किसी और चीज की तलाश थी और वह कुछ छुपा रही थी। रानी की चुप चुप बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह तय करती है कि अब उसे इस बारे में सच जानना होगा। एक रात जब महल की हवाएं ठंडी और खामोश थीं, रानी बिना किसी को बताए मोर के महल की तरफ बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे रुकते रुकते वहां पहुंच गई। जब रानी मोर के महल के पास पहुंची तो उसे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। शहजादी महश और कोई शख्स बात कर रहे थे। रानी हैरान हो गई, क्या यह आवाज़ शहजादी की है? उसने अपनी समझदारी से काम लिया और नजदीक जाकर खड़े हो गई। वह थोड़ा और ध्यान से सुनने लगी, लेकिन अंदर से जो आवाज आ रही थी वह उसे समझ नहीं पा रही थी। कभी शहजादे की हंसी सुनाई देती तो कभी किसी शहजादे की आवाज, लेकिन यह आवाज अलग ही लग रही थी, जैसे वह दोनों आपस में कुछ गहरा और अहम बात कर रहे हों। रानी ने सोचा कि अगर यह वाकई कोई शहजादा है तो मोर बनने का नाटक क्यों कर रहा है। रानी को अब शक हुआ। उसने गौर से देखा कि दरवाजे के पास कुछ पड़ा हुआ था। रानी की नजर पड़ी और देखा कि एक मोर की खाल वहां पड़ी थी। यह देखकर रानी का दिल थम गया। यह क्या है? रानी ने सोचा, क्या यह मोर की खाल है? रानी हैरान हो गई कि मोर ने अपनी खाल क्यों उतारी और क्यों यह यहां पड़ी है। रानी ने खाल को उठाया और सोचते हुए अपने महल की तरफ लौटने लगी। वह सोच रही थी कि इस मोर की खाल को जला देती हूं ताकि मेरी बेटी शहजादे के साथ खुश रहे और यह शहजादा दोबारा मोर न बने। वो अपने महल में लौटकर उस मोर की खाल को जलाने का इरादा करती है। रानी ने वो खाल आग में डाल दी। जैसे ही खाल जलने लगी, एक अजीब सा कंपन हुआ और अचानक शहजादी महश के कमरे से एक चीख सुनाई दी। रानी घबरा गई और महल के आंगन में दौड़ी। तभी महल से एक आवाज आई, कहीं से भागता हुआ आ रहा है। शहजादी महविश कमरे से बाहर दौड़ी और देखा कि शहजादा अचानक महल से बाहर भाग रहा था।
उसकी चाल इतनी तेज थी कि किसी को भी वह समझ नहीं पाया। शहजादा जंगल की तरफ दौड़ते हुए अंधेरे में गायब हो गया। शहजादी महविश अपने मोर के महल में बुरी तरह रोने लगी। उसकी आंखों में मोर, जो असल में शहजादा था, उसकी यादें थीं और दिल में गहरी परेशानी। वह अपने अब्बा के महल की तरफ दौड़ी और वहां पहुंचने पर शहजादी ने मोर की खाल को जलते हुए देखा। शहजादी को यह देखकर और भी बुरा महसूस हुआ। शहजादी महविश अपने दिल में बसे उस अजीब से दुख और दर्द के साथ जैसे ही महल में वापस आई, उसकी आंखों से आंसुओं की झरने बहने लगे। रानी ने उसे देखा और उसकी हालत देखकर बेचैन हो गई। क्या किया मैंने? रानी ने खुद से कहा, क्या मैंने अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया? लेकिन शहजादी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बस रोए जा रही थी, जैसे उसकी जिंदगी की सारी खुशियां उसी पल में समेटकर एक ही बार में निकल गई हों। शहजादी नंगे पांव और जोगल वाले कपड़े पहने हुए अपनी मां के पास से चली गई। उसका दिल जैसे पूरी तरह से टूट चुका था। वह इस हालात में अपना आप खो चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, मोर शहजादे को ढूंढना और उसे वापस लाना। रानी महश परेशानी को देखती रही, लेकिन उस वक्त उसकी मां का दिल भी चुप था। रानी ने कुछ नहीं कहा, बस अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही, क्योंकि उसने जो किया था उसका अब कोई इलाज नहीं था। शहजादी अब महल से बाहर जा चुकी थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और बाल भी बिखरे हुए थे। शहजादी बस एक ही काम करना चाहती थी, मोर शहजादे को खोज निकालना। उसने जंगल की तरफ रुख किया और वहां से वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। शहजादी महश के कदम बेतहाशा बढ़ रहे थे। वह जंगल के हर कोने में मोर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक ठान लिया हुआ इरादा था। मुझे मोर शहजादे से मिलना है, मुझे उसे वापस लाना है। वह पेड़ों के नीचे से, कांटों के बीच से और दलदल में फंसते हुए भी अपना रास्ता बनाती जा रही थी। हर कदम उसे और ज्यादा थकाने लगा था, लेकिन उसकी उम्मीदें खत्म नहीं हो रही थीं। वह जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ती रही, कभी किसी गांव जाती, कभी किसी मुल्क, लेकिन मोर शहजादा कहीं नहीं मिला। शहजादी महविश अब जंगल के गहरे कोनों में अकेली चल रही थी। हर कदम पर उसे अपना खौफ और दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी उम्मीदें और चाहतें अब भी मजबूत थीं। वो जंगल की तरफ बढ़ी जा रही थी, अपनी आंखों में एक ही ख्वाहिश, शहजादे को ढूंढना और उसे वापस लाना। लेकिन अब जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा था और शहजादी की हिम्मत भी कमजोर होने लगी थी। वो पेड़ों की छांव में छिपने की कोशिश करती रही, लेकिन चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी उसकी नजर पेड़ों पर बेतहाशा उड़ते हुए दो परिंदों पर पड़ी। शहजादी ने एक पल को रुककर उन दोनों को ध्यान से देखा और फिर उनकी बातें सुनने लगी। पहला परिंदा बोला, तुमने सुना खुशहाल देश का शहजादा वो बहुत बीमार है, जला हुआ है। उसके पूरे जिस्म में आग की तरह जलन हो रही है और अगर किसी ने उसका इलाज नहीं किया तो वह बहुत जल्दी मर जाएगा। दूसरे परिंदे ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने सुना है कि अगर कोई 40 दिन तक विषकुली जड़ी बूटी को पीसकर उसके जख्मों पर लगाए तो वह ठीक हो सकता है। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है। यह जड़ी बूटी जंगल के सबसे गहरे हिस्से में उगती है और उसे ढूंढना बेहद मुश्किल है। शहजादी की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल का हाल समझ लिया हो। यह वही जवाब था जिसे वह ढूंढ रही थी। शहजादी ने मन ही मन ठान लिया कि अगर इस जड़ी बूटी से शहजादे का इलाज हो सकता है तो उसे वह जड़ी बूटी हर हाल में ढूंढनी होगी। तभी उसने सुना, दूसरा परिंदा कह रहा था, क्या तुम भरोसा रखते हो कि इस जड़ी बूटी से कोई फर्क पड़ेगा? पहला परिंदा बोला, मुझे तो लगता है, हाँ बिल्कुल, अगर वह जड़ी बूटी सही है तो यकीनन उस शहजादे का इलाज कर सकती है। शहजादी ने इस बातचीत को बहुत ध्यान से सुना। वह जानती थी कि यह जड़ी बूटी उसके और शहजादे के मुस्तकबिल का रास्ता हो सकती है। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जंगल की तरफ रुख किया, जहां वह उम्मीद करती थी कि बेशक खुली जड़ी बूटी उसे मिल सकती है। लेकिन अब जंगल और भी गहरा हो चुका था। सारी शाम और रात उसकी जिंदगी की सबसे कठिन रातों में से एक बन चुकी थी। शहजादी को पैरों में चक्कर आ रहे थे। उसकी आंखें भी थकने लगी थीं, लेकिन उसे रुकने का नाम नहीं था। वह उसी जड़ी बूटी के लिए जंगल के अंधेरे हिस्सों में जाने लगी।
शहजादी ने जंगल के भीतर बढ़ते हुए कुछ घंटों के बाद एक गहरी गुफा के पास कुछ अजीब से पौधे देखे। इन पौधों की पत्तियां बिल्कुल अलग थीं और उनमें एक तरह की महक थी जो बहुत तेज और खास थी। शहजादी ने एक जड़ी बूटी को पहचाना जिसे उसने परिंदों की बातों में सुना था। विशकुली उसने बहुत सावधानी से उसे तोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही शहजादी ने विशुल्ली जड़ी बूटी अपने पास रखी, वह बहुत जल्दी जंगल से बाहर निकली। उसका दिल खुशी से भर गया था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता भी थी। क्या वह शहजादे को ठीक कर पाएगी? जड़ी बूटी लेकर वह सीधा खुशहाल मुल्क जाती है और वहां जाकर कहती है कि मैं शहजादे का इलाज कर सकती हूं। बादशाह कुछ सोचकर शहजादे का इलाज करने के लिए उसे कह देता है। शहजादी उसका इलाज शुरू कर देती है और फिर शहजादा धीरे धीरे ठीक होने लगा। शहजादी के दिल में एक ताजगी सी महसूस हो रही थी। वह जानती थी कि अब शहजादे का इलाज उसकी मेहनत और उम्मीदों का नतीजा था। हर दिन वह शहजादे के पास जाती, उसकी देखभाल करती, उसे दूध और जड़ी बूटी देती। लेकिन 40वें दिन शहजादी ने शहजादे को जड़ी बूटी खिलाई और चुपचाप किसी को बिना बताए वापस अपने महल की तरफ लौटने लगी। शहजादी अपनी पूरी जद्दोजहद के बाद घर लौट आई। शहजादा अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसकी जख्मों ने उसे आस्तीन की तरह ताकत दी थी और वह फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया था। वही शहजादा, वही राजकुमार, लेकिन उसका दिल अब और ज्यादा भारी था। उसकी यादें, उसका प्यार और वह अजीबोगरीब सफर, यह सब कुछ उसके दिल में ताज़ा था। अब वह जानता था कि उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया था जिसे वह कभी नहीं भूल सकेगा। एक दिन शहजादा ने फैसला किया कि वह शहजादी महश से मिलने जाएगा। वह अब भी उसी महल की तलाश में था जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी लड़की को पाया था। महल में आकर शहजादा राजा से मिला। राजा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? शहजादा ने सिर झुकाकर कहा, मैं मोर हूं जिसे आपने अपने महल में जगह दी थी। राजा हैरान हो गया। वह यह सुनकर चौंका और पूछा, क्या कह रहे हो तुम क्या चाहते हो? शहजादा एक लंबी सांस लेकर आगे बोला, वो मोर जो मैंने बनकर आपकी बेटी से प्यार किया था, वही शहजादा हूं। राजा के चेहरे पर हैरानी के आसार थे। वह एक पल को चुप हो गया। फिर शहजादा ने पूरी दास्तान बयान की। वह सब कुछ जो उसने झेला था, वह सब कुछ जो उसने सहा था, और वह जादू की कहानी जो उसे मोर बना गई थी। उसने बताया कि कैसे एक जादू की वजह से वह मोर बन गया था और फिर महल में आया। जब तक कोई लड़की खुद मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं होती, तब तक मैं मोर ही बनकर रह सकता था। शहजादा ने कहा, लेकिन जब आपकी बेटी महश ने मुझे अपना और अपनी पसंदगी दी, तो मैं रातों रात इंसान बन गया। उसने राजा को पूरी दास्तान सुनाई। लेकिन जब आपकी बीवी ने मेरी खाल जला दी, तब मुझे बहुत दर्द हुआ और मैं जलते हुए जंगल में भाग गया। अब मुझे बताइए कि मेरी शहजादी कहाँ है? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे जाने के बाद वह मेरी बेटी महविश अब तुम्हारे महल में रहती है। यह सुनकर शहजादा हैरान रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी शहजादी अब उसके बिना महल में कैसे रह सकती थी। क्या वह सच में उसे भूल चुकी थी? क्या वह उसे छोड़ चुकी थी? राजा ने उसे और कुछ न कहकर यह भी बताया कि शहजादी ने इस सफर में बहुत मुश्किलों को बर्दाश्त किया था। मोर शहजादा अपने महल में पहुंचा, जहां शहजादी मौजूद थी। शहजादा और शहजादी के बीच कुछ अनकही बातें थीं, कुछ जज्बात जो वक्त और हालात के साथ कहीं गुम हो गए थे, लेकिन अब वह दोनों फिर से एक दूसरे के सामने थे। महविश ने धीरे धीरे शहजादे की तरफ कदम बढ़ाया और उसकी आंखों में वही प्यार और वह सुकून था जो उसने कभी महसूस किया था। वह उसी तरह खड़ा था जैसे वह पहले था और जैसे वह हमेशा रहेगा। उनके दिलों में इतने सारे सवाल थे, लेकिन उन सवालों का जवाब देने की बजाय उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। शहजादी महश ने गहरी सांस ली और शहजादे की आंखों में देखकर कहा, तुमने क्या सोचा था? तुम समझते हो कि मैं तुमसे दूर हो गई हूं? शहजादा चुपचाप सुनता रहा। महश की आवाज में हल्की सी नमी थी और वह बोली, तुम मेरे पास थे, मेरे दिल में थे, और यही वजह थी कि मैंने तुम्हारा इलाज किया था। शहजादा चौंक कर बोला, क्या तुमने मेरा इलाज किया था? महश ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपनी आंखों में आंसू थामते हुए कहा, 40 दिन तक मैंने ही तुम्हारा इलाज किया था, तुम्हारी जख्मों पर दवाइयां लगाई, तुम्हें वो विष खुली जड़ी बूटी दी, और सब कुछ करके मैं सोचती रही कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ।
शहजादा इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे यह सब नहीं पता था कि महवेश ने उसकी इतनी देखभाल की थी, और अब जब वह ठीक हो चुका था तो क्या उसे इसकी कदर की थी। महवेश ने अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती थी। शहजादा, तुम्हारे दर्द ने मुझे भी तकलीफ दी, लेकिन मैंने तुम्हारा इलाज करने की पूरी कोशिश की और तुम ठीक हो गए। शहजादा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा था। वह महश की बातों को महसूस कर रहा था। उसने धीरे से महश के हाथ को थामा और कहा, तुमने मुझसे बहुत प्यार किया है महविश। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह आसान नहीं था। महविश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे शहजादी की जिंदगी में सबसे बड़ा खजाना पाया था, लेकिन जब तुम चले गए थे तो मुझे लगा था कि मैं हमेशा तुमसे दूर रह जाऊंगी, लेकिन अब तुम ठीक हो और हम दोनों एक साथ हैं। शहजादा अब महविश के चेहरे को देख रहा था और उसकी आंखों में वही प्यार था जो वह कभी महसूस करता था। वह जानता था कि उसकी और महविश की जिंदगियां अब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थीं। इसमें कोई शक नहीं था कि अब वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और अगर आप हमारी वीडियो में अपना नाम सुनना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना ज़िला, अपने गांव का नाम लिखकर हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।